जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने जित बैच के अंदर एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। हम लोग अपनी इस जित बैच के अंदर जित बैच, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फ्री जित बैच चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। वो आपको पता है कि आपके एग्जाम में चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एफकैट हो, सभी में साइंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीडीएस में देखा जाए तो साइंस के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायोलॉजी के। ठीक है, अगर आप इस 30 क्वेश्चंस को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो साइंस है ना, ये साइंस ना केवल आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में मदद करती है, बल्कि आपके में जीएस के मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करती है। इससे आपके जीएस के मार्क्स बूस्ट कर जाते हैं अगर आप साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए साइंस आपके जीएस के मार्क्स में मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए यू कैन नेवर इग्नोर साइंस एट एनी कॉस्ट। तो आपको क्या है, आपको मैं पूरी साइंस कवर करूंगा। अगर आप यहाँ पर आए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों आए हैं। इसका मतलब है कि आप साइंस पूरी कवर करने आए। तो इस साइंस में हम लोग आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक एक करके एक सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये पूरे नोट्स हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ये पूरे हमारे नोट्स हैं। ये हम यहाँ पर इंडेक्स बना देंगे, यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। ये आपके नोट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। मैंने इसको बहुत मेहनत लगा करके आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। ठीक है, इनसे हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। जिन्होंने मेरी इंग्लिश की वो प्लान वीडियो देखी नहीं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो पहले आप साइंस की प्लान वीडियो देखिए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे चैनल पे साइंस की प्लान वीडियो पड़ी हुई है। इसमें क्या है कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं आपको बायो के टोटल 800 प्लस पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। ठीक है, 100 पीवाईक्यूज एक वीडियो में कवर होंगे तो टोटल 8 वीडियोज आएंगी 800 पीवाईक्यूज कवर करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के भी हम लोग 400 टू 500 कम कह सकते पीवाईक्यूज कराएंगे। देन उसके बाद हमारी फिजिक्स है। फिजिक्स के भी अराउंड 400 पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। कहने का मतलब है अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ, हो सकता हो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, तो वो तो सभी के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा, फिर तो वो कट ऑफ के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत सिंपल, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ गया, तब भी आप उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में एग्जाम के प्रेशर में कर सकोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये प्लान वीडियो दिखाता हूँ, देखते जाइए। ठीक है, ये मैं आपको प्लान वीडियो दिखा रहा हूँ जो हमारी आई हुई है। मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी काफी बना रखी है आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, साइंस की इंट्रो क्लास है। जब आप इस साइंस की इंट्रो क्लास में जाएंगे तो मैंने आपको एक एक चीज मैंने आपको समझा रखा है कि भाई ज्योग्राफी सॉरी बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सीक्वेंस में सारी चीजें मैंने अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग साइंस को कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। समझ में आ रहा, यहाँ पर सिर्फ हमारी साइंस में हर एक चीज को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 10 वीडियोस आ चुकी हैं। पीवाईक्यू एच के थ्रू हम लोग सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, जितने भी, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, सभी पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। करंट अफेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं। भारत दर्शन, भारत दर्शन क्या है, ये हमारी मैपिंग सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग सीरीज है। इसमें मैंने आपको माइंडसेट बता रखा है। सीएपीएफ भी हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने मैथ्स के कवर कर रखे हैं, मैथ्स देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपके लिए इंग्लिश कवर करवा रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सप्लेन सीरीज। अगर आप इस एक्सप्लेन सीरीज को देख लोगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकैट हो,
इसमें अगर आपकी पकड़ होगी ना, पहले आप जाइए एक्सपीरियंसेस देखिए, तब आपका वहीं वहीं पर कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको लगी। ठीक है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। ठीक है? यहाँ पर इस चैनल से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। वहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे क्या है, आपको हमारे नोट्स मिलेंगे और डेली अपडेट्स, जो डेली टारगेट्स आते हैं वो भी मिलेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? ये हमारे साइंस के नोट्स का फ्रंट पेज है। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ाने से पहले आपको क्या होता है, पहले आपको इन नोट्स को क्या करना है, निकलवा लेना है। ठीक है? इन नोट्स को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है? प्रिंट आउट करवा लेना, उसके बाद क्या है, इसको बैठ के पढ़ना है। अभी क्या है, ये पूरे नोट्स कंप्लीट नहीं है। जैसे ही हमारे नोट्स ये कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे मतलब पूरे टॉपिक के कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको देते रहेंगे। समझ में आया? तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है? आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, पूछ सकते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं अपने। तो सबसे पहले ये मैंने इंडेक्स के लिए छोड़ रखा है। ठीक है? इस पे मैं इंडेक्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बायो से स्टार्ट करेंगे। तो बायो में सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक है, वहां पर मैंने 10 टॉपिक्स बता रखे हैं अपने इंट्रो क्लास में। 10 टॉपिक बता रखे हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो पहला टॉपिक क्या है, हमारा सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू पूरा समझेंगे। ठीक है? अब देखते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सेल का डायग्राम है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ढेर सारे क्या हैं, पहले क्या है, ये आउटर लेयर है। क्या है? ये आउटर लेयर है। बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज समझना। ये हमारी क्या है, आउटर लेयर है। ये ये क्या है, हमारी आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सेल मेम्ब्रेन है। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रो, चाहे उस सेल मेम्ब्रेन को, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? दोनों ही बातें एक ही हैं प्लाज्मा में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप इसके अंदर जाओगे ना, इसके अंदर तो आपको फ्लूइड की जैसी चीजें मिलेंगी। ठीक है? जैसे जेली लाइक फ्लूइड मिलेगा बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? दिस इज वेयर ऑल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। आप देख रहे हो इसी साइटोप्लाज्म में कितने ढेर सारे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको, ऑर्गेनल्स मिल रहे हैं। ठीक है? आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा, एंडोप्लाज्म, जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया ये चीज? अब चलते हैं, अब एक एक चीज करके देखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस बाद में देखेंगे, पहले इसके बीच में जो ये सारी चीजें मिल रही हैं वो चीज देखेंगे। तो आपको एक लाइसोसोम मिलता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ नाम देख लीजिए। ठीक है? लाइसोसोम क्या है, वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। अभी ये बात आपको समझ में आएगी कि क्यों कह रहा हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? क्या होता है, क्यों होता है, क्या फंक्शन होता है, सारी चीजें बहुत डिटेल में करेंगे। अभी ये सब इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुन रखा होगा, अगर क्लास 10th में बायो बायो तो पढ़ा ही होगा। ठीक है? आपने सुन भी रखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी अपरेटस को बात एक ही है। समझ में आ रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी अपरेटस को एक ही बात है, बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा क्या है, राइबोसोम है। ठीक है? राइबोसोम क्या है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, राइबोसोम बहुत छोटे छोटे, बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये आसानी से नहीं दिखते हैं। इसको देखने के लिए एक खास तरीके का माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है? आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। फिर हमारा वैक्यूल होता है। ठीक है? प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या है, एनिमल सेल है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। वैक्यूल का क्या काम होता है बताएंगे। ठीक है? फिर
परऑक्सीसोम होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये परऑक्सीसोम है। फिर एक सेंट्रियोल होता है। तो ये क्या है कि जितने भी अभी मैंने आपके डिस्कस किया बाहर बाहर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी चीजें अभी डिस्कस की, ये सब क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। जैसे हमारा माइंड होता है, जैसे हमारा माइंड क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के बारे में आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। यही हमारी आनुवंशिकी के बारे में बताता है कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास होती है, किसके थ्रू होती है, डीएनए के थ्रू ही पास होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अभी सिर्फ मोटी मोटा बात समझना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अभी एक एक करके हम लोग सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ डिस्कवरी देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देख लेते हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की थी, किसकी की थी, न्यूक्लियस की थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय होम, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखोगे तो क्या है, पुरकिंजे ने किया था। सेल थ्योरी कौन लाया था, स्लाइडन एंड स्वान ने। ये बस इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये किसने लाया था, वॉल्डेयर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और आपको पता है कि सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ये चीज याद रखना। ये ब्राउन है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ब्राउन है, ये क्या है, हुक है। अब चलते हैं, पहले देखते हैं सेल थ्योरी कहती क्या है। सेल थ्योरी किसने दिया था, जल्दी से तो, ये क्या है, स्लाइडन एंड स्वान है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। क्या दिया था, क्या बताया था, ये चीज देखते हैं। सेल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी दैट स्टेट। ये जो सेल थ्योरी ये क्या स्टेट करती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बोला गया है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। पहली चीज ये आपको पता होगी। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जितनी भी चीजें हमारी बनी है, स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जो भी बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। जितने भी हमारे अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सेल के द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोनों ही, स्ट्रक्चरल भी है, ऑर्गेनाइजेशनल का सिंपल सा मतलब क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब स्ट्रक्चर भी यही देती है और फंक्शन भी यही करती है। फिर इसके बाद ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। कहने का मतलब है एक सेल है तो इससे दो सेल बन जाएंगी, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हमारी ये सेल्स बन रही हैं। अगर ये सेल नहीं होगी तो ये भी हमारी सेल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। आई होप आपको सेल थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कितने टाइप्स की सेल्स हो सकती हैं। दो मेजरली दो टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप ये पहले स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, पहले आप इनका डायग्राम देखिए। अब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब नाम से पता चल रहा है, प्रो मतलब प्रीवियस, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है, ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि कुछ चीजें इसमें डेवलप नहीं हुई होती हैं, इसमें कुछ चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं, उसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर पहले देखेंगे डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स पे हम लोग डिफरेंस करेंगे, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ में आ रहा है?
तो सबसे पहले क्या है, एनी सेल दैट कंटेन्स क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कहने का मतलब क्या है कि भाई किसी के सेल के अंदर अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो हमारा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, सॉरी यूकैरियोटिक सेल होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और यूनिसेलुलर जो होते हैं, ठीक है, जिनके क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब कोई उस न्यूक्लियस, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पूरी सेल है, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है ना, वो इसमें नहीं होती है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होता है कि ये न्यूक्लियस एग्जैक्टली खत्म कहाँ हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे एनिमल हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, प्रोटिस्ट सेल, ये सारी क्या है, यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर आप बैक्टीरिया देखेंगे, आर्की देखेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया समझ में आ रहा है, ये क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो बैक्टीरिया में जितने भी टाइप के बैक्टीरिया आते हैं वो सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। न्यूक्लियस में देखो प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, या एब्सेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब ये जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वही न्यूक्लियस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, सेल साइज देखोगे तो 100, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेल साइज, बस इतना जानो कि भाई ये लार्ज होगा, ये स्मॉल होगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में देखेंगे हम लोग, ये हाईली रेगुलेटेड होता है सेलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस, ठीक है, ये इंटायर जीनोम को ही एक बार में कह सकते हो रेप्लिकेट कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका सेल डिवीजन होगा तो बहुत ही वेल कंट्रोल्ड, वेल रेगुलेटेड होगा, ठीक है, एक एक चीज होती है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेजी के साथ होता है। एक तो सबसे पहले क्या है, यूनिसेलुलर होता है, इनके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इस वजह से ये इंटायर जीनोम को ही क्या कर देते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं। समझ में आया। जीनोम क्या होता है, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग में, जीनोम बेसिकली क्या है, डीएनए से रिलेटेड है, बस इतना जानो, जीन से रिलेटेड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीनोम। यूजुअली ये मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ये तो पता ही है, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, ये मोर देन वन होता है, ये वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल डीएनए होगा, वो भी लॉन्ग सिंगल लूप होगा। समझ में आ रहा है। आरएनए, आरएनए नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, आरएनए किस में होता है, वायरस में होता है, लेकिन इसमें क्या है, डीएनए है, ठीक है, ध्यान रखना, डीएनए है, बट वो सिंगल लूप है। यहाँ पर क्या मल्टीपल लूप्स होते हैं, एक से बहुत ज्यादा लूप्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। राइबोसोम इसके बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ रेट होती है स्लोअर होती है, इसकी बहुत ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या पूरे पूरे जीनोम को ही क्या कर रहा है, सीक्वेंस कर दे रहा है, और ये क्या है, बहुत ही वेल रेगुलेटेड है, और जब रेगुलेटेड है तो इसका मतलब है कि भाई प्रोसेस जो होंगी वो स्लोअर होंगी। ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा ऑर्गेनल्स होते नहीं इसमें। एबिलिटी टू स्टोर, ठीक, एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या होती है, इसमें एबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ भी डीएनए पाया जा रहा है और यहाँ भी डीएनए मिल रहा है, इसमें भी एबिलिटी होती है डीएनए की, ठीक है, दोनों में ही डीएनए मिलता है, बस मल्टी सेलुलर में डीएनए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। सेल वॉल में देखेंगे, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी, ध्यान रखना, जो सेल वॉल होती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, सेल वॉल अलग होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ क्या होती है, प्लांट में प्रेजेंट होगी, ठीक है, और फंगी में होगी। एनिमल सेल में, एनिमल एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है प्रेजेंट नहीं होती है। समझ में आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, दोनों के बारे में। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, क्लियर है। अब चलते, तो ये चीज हम लोग ने समझ लिया है कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक हमारा जो दूसरा डिफरेंस देखने को मिलता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वहां पर समझने से पहले
यहाँ पर समझेंगे। अब अब प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें 2-3 खास डिफरेंस होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। सबसे पहला जो डिफरेंस किस लेवल पे होता है? सेल वॉल लेवल पे होता है, ठीक है? सेल वॉल लेवल पे डिफरेंस होता है। भाई एनिमल सेल में नहीं होती है सेल वॉल ये, ठीक है? इसमें क्या होती है? सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? वैक्यूल्स के लेवल पे, ठीक है? वैक्यूल्स के लेवल पे देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना बड़ा है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो बीच-बीच में यहाँ पर वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं। मैंने जैसे ऊपर बताया आपको, जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत बड़ा होता है। इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है क्यों ऐसा है, ठीक है? तो वैक्यूल्स के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? लगभग सेम ही होती हैं। अब यहाँ पर देख लो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? दिख रहा है सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है? फिर उसके बाद क्या है? सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। देखो यहाँ पे लाइसोसोम है, स्मूथ है, रफ है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तीसरा लेवल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियस है और यहाँ भी न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ भी गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, यहाँ भी गोल्जी अपरेटस है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है? सेल वॉल है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? देखो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कहने का मतलब सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। इन्हीं 3 लेवल पे क्या है? ज्यादातर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब चलते हैं यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? अब जैसे क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर देखोगे सेल वॉल के लेवल पे देखेंगे, जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये चीज जरूर याद रखना है, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। और किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज में प्रेजेंट होती है। सॉरी, सेलुलोज प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस इस दोनों में ही प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है। हाँ, बस जो वैक्यूल होता है यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है? वहीं पर आप देखोगे एनिमल सेल में स्मॉल होता है और कभी-कभी क्या है? एब्सेंट भी रहता है। क्लोरोप्लास्ट के लेवल पे आपको देखोगे डिफरेंस तो प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या है? एब्सेंट रहता है, ठीक है? नहीं तो हम लोग भी अपने हाथों में फल लगाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं होता है, समझ में आया? वरना हमारे चारों तरफ से फल उगने लगेंगे। फिर इसके बाद देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो भाई सेल तो वैसे भी खत्म है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद भैया सुसाइडल बैग आ गया। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, ठीक है? बेसिकली ये क्या करता है कि सेल के अंदर जितना भी कचरा होता है ना उसको साफ करने का काम लाइसोसोम का है। इसी ने सारा जिम्मा उठा रखा है, ठीक है? तो ये क्या होता है? प्लांट सेल में रेयरली प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसमें कॉमनली प्रेजेंट रहता है। सेंट्रियोल्स देखोगे तो एब्सेंट रहते हैं इसमें, ठीक है? इसमें प्रेजेंट रहते हैं सम सेल टाइप्स में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? शेप में देखोगे यूजुअली रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक होता है। रेक्टेंगुलर का कैसे मतलब? ऐसे टाइप, ठीक है? ये कैसा होता है? प्लांट सेल का होता है। और जो हम लोग के ये होता है राउंड टाइप का होता है। राउंड टाइप का आपने देख लिया होगा, ठीक है? इस तरीके से एनिमल सेल कैसा होता है? राउंड टाइप का होता है। फिर इसके बाद देखोगे ऑर्गेनल्स, सभी बता ही चुका हूँ, ठीक है? मूवमेंट में देखोगे तो लिमिटेड मोबिलिटी होती है भाई, ना के बराबर बिल्कुल होती है, ठीक है? इतनी मोबिलिटी होती नहीं है। जबकि हम लोग में देखोगे तो मोर फ्लेक्सिबल और मोबाइल होते हैं, ठीक है? रिप्रोडक्शन में कैन रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस और मियोसिस। एक एक चीज बताऊंगा, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, दोनों ही सेल डिवीजन के लिए कह सकते हो सेल डिवीजन के अंदर आते हैं, ठीक है?
सेल डिवीजन। कैन रिप्रोड्यूस, ये भी माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ही सेल डिवीजन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन यहाँ होता है। रोल इन ऑर्गेनिज्म देखोगे तो ये कंपोज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हो गया, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं एक एक चीज करके। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझना है क्योंकि यहाँ पर चीजें डेप्थ में पढ़ा है। अभी तक तो बहुत ही ऊपर ऊपर चीजें मैंने बताई हैं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में देखने वाली चीजें हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा, वो भी पढ़ पढ़ के। ठीक है, कैसे चीजें होंगी ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना, एक भी पॉइंट में आपको डाउट ना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे मैंने आपको बताया है कि, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो थिन होता है, एक लिविंग एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को सराउंड करती है। ठीक है, ऐसे करके ये सराउंड करती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है, थिन होता है और लिविंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, ये सभी लिविंग सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, सभी में ये प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में क्या है, एक दीवार की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, ताकि ये चीजें इधर ना आए और ये चीजें इधर ना आए। कुछ चीजें आती हैं, पोरस होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन ये क्या है, एक दीवार की तरह खड़ा रहता है। फिर इसके जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, ये तीन चीजों से बना होता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों चीजों से बना होता है, इसीलिए क्या है, ये लिविंग है। ठीक है, ये लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, वो कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि प्रोटीन कौन बनाता है, लिपिड्स कौन बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रट लो। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। परमेबल का मतलब क्या होता है कि कहने मतलब है कि ये जैसे एक चीज दीवार है, इसमें छोटे छोटे क्या है, छिद्र हैं, पोर्स हैं। अब इन्हीं के थ्रू क्या है, चीजें जाती हैं, इन्हीं के थ्रू क्या है, चीजें जा रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे ना, तो ये क्या होती है, एक सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या है कि चीजें अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू चीजें अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं वो अंदर बाहर जाती हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू जाती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सिलेक्टिवली परमेबल। सारी चीजें नहीं जा सकती हैं, बहुत ही सिलेक्टिव है। जैसे कहने का मतलब है कि भाई एयरपोर्ट है, आपको ऐसा समझाता हूँ। अब एयरपोर्ट के अंदर सब लोग नहीं जा सकते ना, कि जो भाई जो मेन है कि यहाँ से आगे जाएंगे तो आप फिर एयरक्राफ्ट में बैठोगे, वहां पर क्या लगी रहती है, मशीनें लगी रहती हैं। ठीक है, जिसका पास वीजा फिर पासपोर्ट है वही क्या है, एंट्री कर सकता है। ठीक है, जिसके पास कार्ड है वही एंट्री कर सकता है, सभी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, डायनेमिक होती है, रिजिड नहीं होती है। ध्यान रखना, ये क्या है, रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है। फिर इसके बाद देखेंगे फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, पहला फंक्शन यही है कि ये सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और इसको शेप देता है। शेप कैसे देगा भाई, ऐसे करके शेप दे दिया। ठीक है, अब ऐसे 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 होता तो ऐसे करके शेप दे देता। तो कहने का मतलब है सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, उसे शेप भी देता है। ठीक है, एंट्री एग्जिट को यही कंट्रोल करता है, क्योंकि गेट कीपर तो यही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, गेट कीपर है। ठीक है, ठीक है, जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल है उसको बनाए रखता है।
ठीक है। सेल रिकॉग्निशन हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन कम्युनिकेशन। तो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है इसके बाहरी इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट में, ये कौन रेगुलेट कर रहा है? ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग है, ठीक है। ठीक है, लिविंग कह सकते हो, लिविंग ऑर्गेनल है, ठीक है। किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होने देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑन न्यूट्रिएंट गैसेस वेस्ट। गैसेस का मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों चीजों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर बाहर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया फंक्शन। बहुत ही आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस दिमाग में क्या रखना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? गेट कीपर। जो गेट पे गार्ड खड़े होते हैं वो, या फिर एयरपोर्ट पे जो सीआईएसएफ वाले खड़े होते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से दिमाग में आपको याद करके रखना है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा सेल है। अब यहाँ से चीजें अंदर जाएंगी, कुछ चीजें बाहर आएंगी। जैसे मान लीजिए CO2 बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना तो एनर्जी बनेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी जो बनती है एटीपी की फॉर्म बनती है। कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर जाएगा। कैसे जाएगा ये चीज देखते हैं। तो एक प्रोसेस का नाम क्या है? सबसे पहले डिफ्यूजन है। एक प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, ठीक है, कि कोई चीज डिफ्यूज हो रही। इसमें जो मूवमेंट होता है ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। कहने का सेंस बस इतना है कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि मान लीजिए आपने जो किशमिश है, ठीक है, किशमिश आपने पानी में भिगो दी। ये सभी को पता होगा, ठीक है। आपने जो किशमिश है इसको पानी में ऐसे भिगो दिया, ठीक है। तो पानी क्या करता है? इस किशमिश के अंदर चला जाता है, ठीक है। कैसे चला जाता है? क्योंकि जो बर्तन है, जिस बर्तन में आपने पानी रखा है, वाटर रखा है, उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की कंसंट्रेशन का मतलब वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किशमिश। किशमिश के अंदर बहुत ही कम वाटर है, जबकि बाहर बहुत ज्यादा वाटर है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो हमारा वाटर है मूव करेगा। इस वजह से क्या होता है? वाटर किशमिश के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ऑक्सीजन, CO2, ये सारी चीजें क्या होते हैं? डिफ्यूजन होता है। क्योंकि जैसे ये सेल है, ठीक है। इस सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई। हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मान लीजिए सेल के बाहर जस्ट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई, अंदर क्या है? CO2 निकल रही है। अंदर तो ऑक्सीजन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, बहुत ही कम होगी। तो बाहर क्या है? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करेगा, ठीक है। उस इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आया? और ये डायरेक्ट होता है थ्रू मेम्ब्रेन। जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये सारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये डिफ्यूजन का ही क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस जो मैंने ये एग्जांपल बताया ना, ये किसमिस के अंदर पानी चला जाता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। इसी तरीके से डिफ्यूजन की तरीके से हमारा ऑस्मोसिस काम करता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का मतलब में, ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, अदर मटेरियल भी आ सकता है, इंसुलिन भी आ सकता है, ठीक है, जो शुगर पेशेंट के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस जैसे ही नाम आता है तो वहां पर सिर्फ एक मटेरियल आएगा, वो है वाटर आएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? स्पेशल टाइप का ही डिफ्यूजन है, बस इसमें सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है अंदर बाहर बस, ठीक है, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आई वो आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। ये भी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की होता है। अब चूंकि यहाँ पर वाटर है तो इसलिए ये क्या है? ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अभी तो मैंने वाटर डाला है, अभी क्या है? अलग अलग चीजें डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट ये लिया, ठीक है। इसमें मैंने चीनी घोल दी कस पे। चीनी घोलने के बाद मान लीजिए कुछ डाल दिया, कोई सेल डाल दी। चीनी घोलने के बाद मैंने सेल डाल दी, ठीक है। तो एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है। इस केस में क्या होता है? सेल गेन्स वाटर,
जब सेल गेन करेगी वाटर को तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फूल जाएगा। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल लूजेस द वाटर, ये श्रिंक हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए ये है, अगर वाटर अंदर गया तो जाहिर सी बात है ये कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही ये सारी चीजें होती है कि सेल गेन वाटर हो जाता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सेल करता है वो वाटर को लूज कर देता है। तो एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, ये दोनों ही चीजें आप याद रखिए। टॉनिक टॉनिक तो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना, हाइपो हाइपर, ठीक है। हाइपो में सेल वाटर को गेन करेगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, स्पेशल प्रोसेस होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू की जाती है, जिसका नाम इंडोसाइटोसिस। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी सारे नोट्स उठाए हैं। तो ये क्या है, इंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है कि इंडोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब होता है इनटेक ऑफ मटेरियल्स बाय सेल। अगर कोई सेल किसी मटेरियल को अंदर अपने लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। अभी कहाँ पर होता है, मल्टी सेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में, ये चीज देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाता है, अमीबा में। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? तो इंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। इंडोसाइटोसिस की जो होती है प्रोसेस, वो अमीबा में होती है। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हो रहा है इंडोसाइटोसिस। क्लियर है? तो ये यूनिसेलुलर में हो रहा है, वो मल्टी सेलुलर में हो रहा है। आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या होता है, एक अनदर हमारा कह सकते हो सेल का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो नाम से पता चल रहा है वॉल है, इसका नाम ही इस हिसाब से रखा है वॉल है। सबसे पहले ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन नॉन लिविंग आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारी सेल वॉल होती है। अभी दिखाता हूँ आपको, मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ तो दिखा नहीं रही। हाँ ये देखो, एडजेसेंट सेल वॉल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आप देखोगे दो तरीके की वॉल है, ठीक है। ये जो लास्ट बाहरी वाली वॉल है ना, वो हमारी क्या है, सेल वॉल है। क्लियर हो रहा है? ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। और इसके अंदर वाला चीज, ये वाला हिस्सा देखोगे वो आपको समझ में आ रहा होगा जब आप नोट्स देखोगे। ये जो है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ पर दो हैं ऐसे करके, दो हैं। तो ये अंदर वाली क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो बाहर वाली क्या है, हमारी सेल वॉल है। समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये दो पॉइंट समझ में आ गए। अब ये सवाल है, अब ये क्या है, जाहिर सी बात है सेप स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जाहिर सी बात है। मान लीजिए अखरोट, अब अखरोट के बाहरी जो आवरण होता है वो उसे प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहा है। हमारी जो स्कल है, स्कल में भी देखोगे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर ये सेल वॉल मिलती है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। यहीं से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है। ये प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है, फंगी में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, और सम प्रोटिस्टा में मिलता है। बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं कि भाई एनिमल सेल में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। क्या होगा, गलत होगा, एब्सेंट होती है पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है? अब क्या सेल वॉल का क्या नेचर होता है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और फ्रीली परमेबल होता है, ठीक है। अब फ्रीली फ्रीली परमेबल का मतलब होता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो आर पार जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रोकेगा। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है ना, ये सेलेक्ट करती है, ये कोई सेलेक्ट नहीं करता है, बस अंदर आओ जाओ कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ये बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला फ्रीली परमेबल होती है। रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है।
अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है। तो कंपोजिशन का सिंपल से यहाँ पर मतलब है कि भैया जो सेल वॉल है बनी किस चीज से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्लांट सेल वॉल जो है किससे बनी होती है। यहाँ ध्यान रखना प्लांट सेल वॉल की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल सेल वॉल तो होती ही नहीं है, तो एनिमल की बात की नहीं जाएगी, ठीक है। ये मेनली मेड ऑफ क्या होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ठीक है, शुगर का बहुत ही सिंपल फॉर्म है। लेकिन उसको जब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी सेलुलोज से क्या होती है, हमारी सेल वॉल बनी होती है। अब इस कह सकते हो इस सेल वॉल में क्या क्या मिलता है, तो सेलुलोज तो है, ठीक है, ये तो आपको पता है। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक होता है पैक्टिन, एक होता है लिग्निन, ठीक है। इन वुडी प्लांट्स फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ठीक है। लिग्निन कहाँ पाया जाता है, वुडी प्लांट्स में, जो उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें प्लांट सेल में पाई जाती हैं। पैक्टिन और लिग्निन दोनों का ही नाम याद रखना है, ये दोनों से क्या बनते हैं, हमारे प्लांट सेल वॉल बनती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स भी मिलता है और मिनरल्स तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखना है, पैक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन से हमारी सेल वॉल बनती है, और सेलुलोज से बनती है। और सेलुलोज क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद देख लेंगे जो हमारी फंगल सेल वॉल बनती है, ठीक है। फंगल की जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। यही डिफरेंस है, समझ में आ रहा ना। यहीं पर कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल बनी है वो पैक्टिन से बनी हुई है, जो फंगल की सेल वॉल बनी है वो काइटिन से बनी हुई है। ये चीज याद है, एफसी याद रखना, एफसी पीपी कैसे याद रखोगे, पीपी प्लांट सेल की पैक्टिन से और एफसी फंगल की काइटिन से, समझ में आ रहा। और जो हमारी बैक्टीरिया की बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसे म्यूरिन भी कहते हैं, पीपी एफसी बीपी, ठीक है। प्लांट की काइटिन से, एफसी मतलब फंगल की काइटिन से, बैक्टीरिया की बैक्टीरियल की पेप्टाइडोग्लाइकन से, जिसे म्यूरिन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आगे। क्या स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट सेल वॉल का, सिंपल सा तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक मिडिल लैमेला होती है जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ध्यान रखना मिडिल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में, यहाँ पर यहीं पर कंफ्यूजन करता है यूपीएससी, ठीक है। तो मिडिल लैमेला है तो ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। ये प्राइम, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आती है, देन उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल होती है। समझ में आ रहा है, ये तीन लेयर्स होती हैं हमारी प्लांट सेल वॉल में। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब इस सेल वॉल के फंक्शन क्या होता है कि ये डेफिनिट शेप देता है सेल वॉल को। डेफिनिट का मतलब कह सकते हो रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। वहीं से क्या आता है, इसकी सेल का शेप आता है। मैकेनिकल सपोर्ट रिजिडिटी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन, पैथोजन मतलब जो वायरस और इन सब चीजों से क्या करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक्सेसिव स्वेलिंग से क्या है, एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है तो जो हमारी सेल होती है फटने के चांसेस बहुत होते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स में अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग हो गई, ठीक है, तो जो ये सेल वॉल होती है ये क्या करती है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि ये सेल क्या फटे नहीं। अगर फट गई तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बस्टिंग ऑफ सेल से बचाती है, ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होती है वाटर को क्या करेगी, गेन करेगी, और क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही सारी चीजें हैं कि स्टैंड अपराइट मतलब स्ट्रेंथ देगा तो जाहिर सी बात है वो सीधा खड़ा खड़ा रहेगा पेड़, ठीक है। सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमेबल होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इट डज नॉट कंट्रोल ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को कौन कंट्रोल करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगी, सेल मेम्ब्रेन ही करेगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हो। जो हमारी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ये रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है,
ये फ्रीली होती है, सेलेक्टिवली होती है, ये प्रेजेंट इन प्लांट्स फंगी में होता है, ये प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। ये मेड ऑफ सेलुलोज से होता है, ये मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन से होता है। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। हम्म। फिर देन उसके बाद हम लोग आएंगे न्यूक्लियस पे, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम लोग अपना टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। कौन सी नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब कहने का मतलब है कि 1-2 दिन के बीच में गैप में आ जाएगी आपको। फिर न्यूक्लियस के अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे, आप देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज स्फेरिकल और ओवल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ध्यान रखना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, मतलब जैसे हमारा माइंड होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। जो रॉबर्ट ब्राउन, जैसे मैंने आपको आप बताया था ना सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, उसमें मैंने आपको रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बता रखा है। एक मिनट। अरे यार हमको बता नहीं रहा था। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। मम्मी ने बुला लिया था इसलिए चला गया था, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या होता है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और किसमें, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में कैसे एब्सेंट होता है, क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है अच्छे से, ठीक है। जब उसमें नहीं पाया जाता है तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तब हमारा वो न्यूक्लियस नहीं रह जाता है। क्लियर है। एंड इन मेच्योर मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स, कहने का मतलब है कि आरबीसी में देखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, आपको एक बार न्यूक्लियस दिखा दे रहा हूँ। न्यूक्लियस है तो क्या है, ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या है, इसके चारों एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो पूरे न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड करती है, एनवलप की तरह, ठीक है। ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है, ठीक है। और आपको मैं इसी न्यूक्लियस से दो चीजें जुड़ी होती हैं। सबसे पहले क्या है, आप देखोगे दो चीजें, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो दो चीजें जुड़ी रहती हैं, दो चीजें याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रफ में, एक स्मूथ में। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शन काफी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, किसके फंक्शन, ये जो फंक्शन बताया जा रहा है वो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये सेपरेट न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। कहने का मतलब है मैंने सेल बनाया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर, ठीक है, जो भी चीजें डीएनए में। अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों को सेपरेट करता है। इसी की बात की जा रही है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन दोनों को सेपरेट करेगा और रेगुलेट करेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की भाई, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, जो आरएनए प्रोटीन बन रहा है उस अंदर बाहर जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसको रेगुलेट कौन करता है, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है,
बेसिकली ये सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, मतलब इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत आपस में गुथे हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियोलस मिलेगा उसी के बीच में, ठीक है। इसी के अंदर ऐसे बीच में एक न्यूक्लियोलस मिलेगा जहां पर सारी चीजें कंसंट्रेटेड होती हैं। इसी में आपको एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स में देखने को मिल जाएंगे। इनका फंक्शन क्या है, ये न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। एक मीडियम है जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक मीडियम है डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको आप मत समझिए, ठीक है। आपको बस इतना समझना है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक सेल बनी है तो इसको जब टूट के अलग होगी ना, इक्वल इक्वल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, समझिए। उसको मैं आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके अंदर एक क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है। ये डीएनए से बना होता है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। डीएनए तो आपको जानते हो कि इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और ये डीएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क अपीयर्स एज अ नेटवर्क इन नॉन लिविंग सेल्स, ठीक है। ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे पहले ये क्रोमैटिन के फॉर्म में ऐसे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है। जैसे ही क्या है कह सकते हो, सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। अब जो क्रोमोसोम है क्या है, ये कह सकते हो रॉड शेप्ड चीजें बन जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे, जब मैं क्रोमोसोम आपको पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से रॉड शेप्ड चीजें बन जाती हैं, ये फिर बीच से डिवाइड होती हैं, देन उसके बाद दो सेल बन जाती हैं, एक सेल से कितने बनेंगे, दो सेल, और दोनों में ही क्रोमोसोम इक्वली पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे क्रोमैटिन के बारे में। तो हम लोगों ने आज तीन चीजों के बारे में पढ़ा है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको बहुत डिटेल में समझ में आया है, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे वॉच आवर्स बढ़ेंगे, वॉच आवर्स जो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक जगह से टॉपिक करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है, ये नहीं आधा अधूरा, आधा अधूरा कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है सॉलिड तरीके से करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। सो चलते हैं, जय हिंद। बस आपको एक चीज और बता देना कि इसकी वीडियो बहुत, जो सेकंड वीडियो होगी बहुत जल्द आएगी, ठीक है। इसलिए कीप अपडेटेड, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।